हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप हालात देख रहे होंगे, भारत के साथ शायद ही कोई ऐसा पड़ोसी देश हो जहां पर आर्थिक संकट देखने को ना मिले। और बांग्लादेश का भी सिचुएशन कुछ उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली कुछ खबरें आई थी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो अब बांग्लादेश जो है वो फास्ट ट्रैक करना चाहता है भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आप देख सकते हो, बांग्लादेश कीन टू एक्सेलरेट सीईपीए का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टॉक्स विथ इंडिया एज इट कन्फ्रंट्स इकोनॉमिक हेडविंड्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे। हमारे लिए जानना जरूरी यह है कि भारत और बांग्लादेश में किस तरह का ट्रेड होता है, कितना ट्रेड होता है, क्या ये भारत के फेवर में है, बांग्लादेश के फेवर में है, ये सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बांग्लादेश सरकार जो है वो बहुत ज्यादा अब चाहती है कि भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट हो। अब देखो, ट्रेड एग्रीमेंट कई प्रकार के होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीईपीए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जो कि काफी ब्रॉड होगा, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट से लेकर सर्विसेज से लेकर बहुत सारी चीजें आएंगी। वो बांग्लादेश भारत के साथ यहां पर चाहता है। और भारत के अलावा भी अगर आप देखोगे तो और भी देशों के साथ बांग्लादेश जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसका कारण मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, बताया ये भी जा रहा है कि इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, उनके साथ भी एक साल के अंदर अंदर यहां पर ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश करना चाहता है। लेकिन जो ये पूरा पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आपको देखने को मिल रही है, मतलब बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो सरकार है, वो बेसिकली काफी ज्यादा उत्साहित है कि हम ट्रेड एग्रीमेंट करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में जो आसपास के जितने भी पड़ोसी देश अगर आप देखो, उनके ऊपर काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। चाहे श्रीलंका हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, उन सब की वजह से काफी बैडली अफेक्ट हुआ है पूरे रीजन में। और आपको पता है कि रिसेंटली यहां पर खबर यह भी आई थी कि बांग्लादेश जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों से गुहार कर रहा था कि $1 बिलियन ईच उनको यहां पर दे दिया जाए, ताकि जो कोविड का इंपैक्ट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसको वो झेल सके। तो ये भी एक आप कारण कह सकते हो जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना चाहता है, ताकि यहां पर ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा इनकम होगी सरकार की, और इससे वो उभर पाएंगे चीजों पर। लेकिन क्वेश्चन है कि आखिरकार भारत के साथ ये अर्जेंसी क्यों दिखाई जा रही है, क्यों ट्रेड डील बांग्लादेश भारत के साथ तुरंत करना चाहता है। देखो, 25 जुलाई को एक्चुअली क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर जो मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो बांग्लादेश के ऑफिशियल्स हैं, देश के अंदर जो अलग अलग मिनिस्ट्री है बांग्लादेश की, जैसे फॉरेन, लेबर, कॉमर्स, होम अफेयर्स, इन सबके द्वारा एक मीटिंग कराया गया था। और इस मीटिंग के अंदर यहां पर डिस्कस किया गया कि किस तरह से भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो नेगोशिएट ये लोग कर सकते हैं। तो सीईपीए फ्रेमवर्क विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू फ्री ट्रेड। मैं आपसे कह रहा हूं, सीईपीए काफी ब्रॉड होता है। इसके अंदर जो गुड्स का एक्सचेंज होता है वो तो होता ही है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो तो इंक्लूड होता ही है कि टैरिफ कम करना है, क्या करना है। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश अब ये चाहता है कि भारत के जो कंपनीज हैं, भारत के जो लोग हैं, वो बांग्लादेश के अंदर डायरेक्टली निवेश करें बड़ी मात्रा में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या किया जाएगा, ये सब चीज इस सीईपीए के अंदर इंक्लूड हो, ऐसा बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा अभी रिसेंटली डिस्कस हुआ था। और इसी को देखते हुए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जैसे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है, कोई भी कानून लाना होता है तो पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। तो बांग्लादेश की सरकार ने अभी रिसेंटली एक कानून लाया है। इस कानून के तहत उन्होंने अलाउ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश की सरकार चाहती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करना, सीईपीए करना किसी भी देश के साथ, पोटेंशियल पार्टनर के साथ, तो वो बांग्लादेश की सरकार कर सकती है। मतलब उन्होंने कानून भी पास कर दिया है कि जब चाहे बांग्लादेश की सरकार किसी दूसरे देश के साथ यहां पर एग्रीमेंट साइन कर सकता है। और इसका एक जो मेन कारण मैं आपको बताऊं वो ये है कि पिछले साल, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद होगा कि नहीं, लेकिन नवंबर 2021 के महीने में यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव कर दिया था कि अगले 5 साल के अंदर बांग्लादेश का जो स्टेटस है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हटकर डेवलपिंग कंट्री हो जाएगा। अब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं उनको अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है। जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज और उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज आता है।
जाता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज तो चलो ठीक है, इनके पास काफ़ी पैसा है, जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी ज़्यादा होती है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत हो गया, राइट, कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं और डेवलप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लीस्ट डेवलप कंट्रीज, इन ये जो कंट्रीज होती हैं, इसके अंदर जो कंट्रीज होती हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। जैसे डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, इनके जो गुड्स हैं उनको, उनके ऊपर जो टैरिफ लगता है उसको कम कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा उभर सकें। मतलब जो गुड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर कोई टैरिफ ना लगे, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब सोच के देखिए, अगले 5 साल के अंदर अगर बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्रीज से हट जाएगा और डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएगा, तो इसको जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश अब चाहता है कि भारत और बाकी के जैसे देशों के साथ यहां पर वो ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही कर ले, ताकि उसके इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट ना आए। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ, मतलब इसको लेकर बातचीत कब हुई, इसको लेकर अभी प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बताया जा रहा है कि 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच में CEPA, इसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। और ये जो डिस्कशन है वो 1 से 4 मार्च के बीच में 2018 में किया गया था न्यू दिल्ली में, जिसमें हाई लेवल मीटिंग हुई थी। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर बैठे थे, और उसके पहले भी अगर आप देखोगे एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप बैठाया गया था दोनों देश के बीच में कि क्या यहां पर CEPA फीजिबल है कि नहीं है, मतलब कि अगर भारत बांग्लादेश कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो क्या वो फीजिबल होगा कि नहीं दोनों देश के लिए, इसको लेकर स्टडी किया गया था। फिर अगले ही महीने बांग्लादेश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं टीपू मुंशी, वो भारत आए न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने यहां पर अनाउंस किया कि हम चाहते हैं, बांग्लादेश चाहता है कि वो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करे। लेकिन भारत ने उस समय उतना ज्यादा उत्साह शायद नहीं दिखाया था। भारत की तरफ से जस्ट प्रतिक्रिया आई थी कि हाँ ठीक है, बांग्लादेश ने ऐसा बोला है, हम इसको लेकर स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन है कि भारत का पोजीशन ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या है बांग्लादेश के साथ। देखो, इसका मेन आपको सबूत जो है वो मिलेगा इसी साल 7 मार्च को। भारत के जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने यहां पर यह बोला कि सरकार का इंटेंशन है कि वो भी बांग्लादेश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए रेडी है। जी हां, भारत की तरफ से जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि हम CEPA करने के लिए एडवांस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट हो, और इंडिया बेसिकली पुश करेगा ज्यादा कोऑपरेशन विद बांग्लादेश इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि डिफेंस हो गया, फार्मास्यूटिकल, क्योंकि भारत के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता है कि भारत अब कोशिश कर रहा है कि जो डिफेंस गुड्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करें। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर हम बांग्लादेश के गुड्स को भारत खरीदता है, भारत मंगाता है सस्ते दाम पर, तो हम भी तो चाहेंगे कि डिफेंस के जो गुड्स हैं जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी ये लोग खरीदें। वैसे ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत प्रोड्यूस करता है, तो वो बांग्लादेश खरीदे और चाइना के पास बार बार ना भागे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है, अगर भारत बांग्लादेश को ऐसे ही छोड़ देगा अकेला, ऐसा अगर नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश फिर दूसरा रास्ता तलाशेगा, वो चाइना की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है भारत के लिए। एंड साथ ही साथ यहां पर पीयूष गोयल साहब ने यह भी कहा था कि हम बेसिकली कोशिश करेंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाना। सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। कोई भी गुड्स एक अकेला देश खुद से सब कुछ मिलाकर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सप्लाई चेन को मजबूत करें। तो बांग्लादेश और भारत भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन पाए, और स्पेशली जब हम भारत बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्सटाइल हो गया, जूट प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर, फुटवेयर, इन सब में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने, आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश को, मतलब कि भारत ने अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा क्रेडिट लाइन दिया है वो है बांग्लादेश, करीब $8 बिलियन का। जी हाँ, सबसे ज्यादा हमने क्रेडिट लाइन दिया है बांग्लादेश को। अब इससे होता क्या है कि हम ये क्रेडिट लाइन देते हैं ताकि बांग्लादेश जब भी इसका इस्तेमाल करेगा तो वो भारत से कोई भी गुड्स जो है वो मंगा सकता है, इंपोर्ट करा सकता है इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके। अब क्वेश्चन ये है कि भारत बांग्लादेश का ट्रेड कैसा है। देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए अगर आप देखोगे ना तो 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश। मतलब कि जिन भी देशों के साथ ट्रेड करता है भारत, उसमें बांग्लादेश का नंबर 6वें नंबर पर आता है। जैसे 2020-21 का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो भारत ने जो भी ट्रेड किया था बांग्लादेश के साथ, ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत ने जितना भी एक्सपोर्ट किया था उसमें से 3.3% एक्सपोर्ट हमने कहां किया था, बांग्लादेश में। तो ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश भी हमारे लिए एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने इंपोर्ट जितना भी कराया था पूरे विश्व से, उसमें से सिर्फ 0.3% जो है वो हमने बांग्लादेश से इंपोर्ट कराया। तो इंपोर्ट के मामले में अगर आप देखोगे तो हम बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से कोई खास इंपोर्ट नहीं कराते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डेफिनेट सी बात है करते हैं। तो कितना एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग $10 बिलियन के आसपास आप कह सकते हो। और इंपोर्ट कितना कराते हैं हम बांग्लादेश से, इट इज जस्ट अराउंड $1.3 बिलियन के आसपास। तो मेजर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम पेट्रोलियम
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, मशीनरी हो गया, मैकेनिकल अप्लायंसेस हो गया, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश अक्सर और भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाला जाता है कि जो राइस का इंपोर्ट है, हम बांग्लादेश से राइस इंपोर्ट कराते हैं, उसमें रिड्यूस किया जाए। बांग्लादेश ये चाहता है कि उस पर टैरिफ कम किया जाए ताकि बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा राइस भारत को दे सके। रेल कनेक्टिविटी भी स्ट्रेंथन की जा रही है दोनों देश के बीच में ताकि ज़्यादा ट्रेड हो। लेकिन बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखोगे, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब कि भारत बांग्लादेश बड़ी मात्रा में ट्रेड कर सकते हैं। अब कितना स्कोप है तो मैं आपको बता दूं, कई स्टडीज़ के द्वारा यह बताया गया है कि अगर भारत बांग्लादेश के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो जो बायलैटरल ट्रेड है वो $25 बिलियन तक जा सकता है। इनफैक्ट 2018-19 में बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश का काफ़ी बड़ा जंप आया था एक्सपोर्ट में, मतलब कि बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है भारत को, तो 2017-18 में जो एक्सपोर्ट करता था उसको एक साल बाद ही अगर आप देखिए तो 52% का जंप आया था। और पहली बार हम $1 बिलियन का जो गुड्स है वो बांग्लादेश ने भारत को एक्सपोर्ट किया था। और बांग्लादेश भी अब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के पास उतना बड़ा कोई अलग अलग डाइवर्सिफाई नहीं है एक्सपोर्ट के मामले में। मुश्किल से सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे बांग्लादेश क्या एक्सपोर्ट करता है, वो करता है टेक्सटाइल, तो वो उसी में फंसा हुआ है। बांग्लादेश अब चाहता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। जैसे कि 2020 में बताया गया कि बांग्लादेश ने यहाँ पर 2 बड़ी जो शिप हैं, जो कार्गो शिप्स होती हैं, वो भारत को दिया था, भारत को एक्सपोर्ट किया था। कौन से? भारत के अंदर जो कंपनी है जिंदल स्टील वर्क, उनको दिया था। इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो लोकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बड़ी मजबूती मिली थी। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यह है कि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे भारत बांग्लादेश के बीच में जो कुछ एग्रीमेंट वगैरह है, इट इज़ बिकॉज ऑफ साफ्ता, जो सार्क नेशन के अंदर जो आता है ना एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो ये बेसिकली आप देखो तो ये एग्रीमेंट हो रखा है अभी अगर हम भारत बांग्लादेश के बीच में देखें तो। और इनफैक्ट इसके तहत हमने बांग्लादेश को बहुत ही छूट दे रखी है। जो भी बांग्लादेश गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत के अंदर, तो उस पर बांग्लादेश को बहुत सारी छूट मिलती हैं, काफ़ी आसानी से वो सेंड कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया बांग्लादेश के पास उतने ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या होगा कि ये जो CEPA एग्रीमेंट हो जाएगा तो इससे सर्विसेज आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ भी इसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर भारत भी ट्रेड करता है बांग्लादेश के साथ, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश में भी काफ़ी बड़ी डिमांड है गुड्स की। 170 मिलियन पीपल रहते हैं उस छोटे से देश के अंदर, तो उनकी स्पेंडिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही है, उनकी इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ज़रूरी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको भारत अच्छे से समझे और बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अभी आप रिसेंटली देखो एक खबर आई थी कि बांग्लादेश के जो ट्रेडर्स हैं वो फोर्स हो गए थे सस्ते दाम पर चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेदर जो होता है ना, वो सस्ते दाम पर चाइना को उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर जब भी बांग्लादेश को लगेगा कि भारत पीछे हट रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो चाइना की तरफ जाएगा। एंड अगेन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर इंडिया फ्रॉम मेनी फ्रंट्स। ऐसा नहीं है, इकोनॉमी का फ्रंट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हो गया, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो जरूरी है कि बांग्लादेश को यहाँ पर साथ में रखने की आवश्यकता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको इसके माध्यम से बहुत सी चीज़ें समझ। तवानाई बहरान, 8 से 10 घंटे की बिजली बंद, और बांग्लादेश जिसकी ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पे बेस करती है, उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और जब से गर्मियों का आगाज़ हुआ है उस वक्त से बांग्लादेश में 10 से 12 घंटे तक बिजली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार की तरफ से इन खबरों को आलमी खबरों का हिस्सा बनने से रोका जा रहा था, और अब हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत ने IMF से $4.5 अरब के कर्जे की किस्त को मांग लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के लिए तो ये इसलिए भी ज़्यादा बड़ी खबर है क्योंकि बांग्लादेश की इकानमी को पाकिस्तान की इकानमी के लिए एक मिसाल बना के पेश किया जाता था कि बांग्लादेश की इकानमी किस मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन बांग्लादेश की इकानमी का भांडा बीच चौराहे में फूट चुका है और बांग्लादेश की इकानमी अब क्राइसिस में जिस तरह गिरना शुरू हो चुकी है। माहिरीन मुआशियात का ख्याल है कि बांग्लादेश अब इस मुश्किल वक्त से इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस वक्त बड़ी बड़ी आलमी मईशतें, बल्कि आलमी मईशतें भी इस वक्त तब बड़े बड़े बहरानों का सामना कर रही हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी मईशतों पर बहुत बुरे असरात आ रहे हैं। पिछले दिनों ही आलमी मालियाती इदारों ने कहा था कि दुनिया के 70 के करीब मालिक ऐसे हैं जो किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। साउथ एशिया के इस खिते में श्रीलंका पहला मुल्क था जो बदतरीन मौशी बहरान से दो चार होते हुए बैंकरप्ट हो गया था, जब उसने $51 अरब के बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन बांग्लादेश में हालात इस कदर ज़्यादा ख़राब है, ये खबर सामने आना दुनिया के लिए, खुसूसन पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका जैसे आसपास के मालिक के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि आने वाले दिनों में माशी हालात बहुत तेज़ी के साथ
ख़राब होंगे। बांग्लादेश में हालात किस कदर तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं, इसको एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि अक्टूबर 2021 से लेकर मई 2022 तक यानी 7 माह के दौरान बांग्लादेश की करेंसी टका की कीमत 86 टका फ़ी $1 रही थी, लेकिन जून और जुलाई के 2 महीनों में ये कीमत बढ़ के 96 टका फ़ी $1 तक पहुंच चुकी थी। यानी कि बांग्लादेश की करेंसी की कीमत में सिर्फ 2 माह के अंदर 12 से 13% की बड़ी गिरावट हुई, जिसके बाद बांग्लादेश पर जो बैरूनी कर्ज है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हो गया और बांग्लादेश की इकानमी बहुत मुश्किल हालात में चली गई। बांग्लादेश की करेंसी की कदर में तेज़ी के साथ कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बहुत बड़ा इजाफा देखने को आ रहा है। डीजल की कीमत में 45 से 50% का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की वो कीमत जो चंद दिनों पहले तक 80 टका फ़ी लीटर थी, आज 114 टका फ़ी लीटर तक हो चुकी है। तो इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफे की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस कदर मुश्किल हालात में फंस चुकी है बांग्लादेश की वो इकानमी जिसे इंडिया और पाकिस्तान की इकानमी के लिए मिसाल बना के पेश किया जाता था। अब बांग्लादेश यहाँ पर डबल गेम कर रहा है। उसने अपना एक हाथ इंडिया की तरफ बढ़ा दिया, जबकि दूसरा हाथ चाइना की तरफ बढ़ा दिया। वैसे चाइना की तरफ बढ़ा हुआ ये हाथ अच्छा खासा है इंडिया की निस्बत। खैर, बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया उसके साथ CEPA जो वीडियो कह रहे थे, ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट करे जिसके साथ बांग्लादेश की इकानमी को सहारा दिया जा सके। दूसरी तरफ बांग्लादेश के वजीर ने भी ये कहा है कि अगर उन्हें कहीं से भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो फिर मजबूरन चाइनीज़ कर्ज की तरफ जाएंगे। और चाइना की कर्ज़ों में धंसने का मतलब है कि चाइना को इस खित्ते में इंडिया के मुकाबले में एक और इत्तेहादी बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। इंडिया को इकानमी के लिहाज से बांग्लादेश की कोई खातर खा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी एक्सपोर्ट का सिर्फ 4% बांग्लादेश को करता है और ये साल में कुल मिला के भी $10 अरब बनती है। उसके मुकाबले में इंडिया जो इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सिर्फ $1-1.5 अरब के आसपास। लेकिन इसका जो जुग्राफियाई तौर पर भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि भारत 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ हमसाए है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की तिजारत चाइना के साथ है वो फिगर बहुत बड़े हैं। बांग्लादेश चाइना को एक बड़े तिजारती पार्टनर के तौर पर देखता है और बांग्लादेश से चाइनीज़ की इंपोर्ट $24 बिलियन तक है, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ $3.5-4 अरब के आसपास है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। साल 2020-21 में बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट $29 बिलियन था। तो ऐसी सूरत हाल में जब बांग्लादेश की इकानमी अच्छे खासे खसारे में चली गई और पूरी दुनिया में इसका ढंढोरा पीटा जा चुका है, तो इंडिया के लिए बांग्लादेश को एक पार्टनर के तौर पर अपने साथ रखना एक चैलेंज बन के सामने आएगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात हमें तब समझ आएगी अगर हम इंडिया के मैप को देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मिलाने वाला जो सिलगोरी पास है वो नेपाल और बांग्लादेश के बीच से गुजरता है और वहाँ पर इंडिया की मलकियत तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर रह जाती है। यानी कि वो इस कदर नैरो पास है कि एक तरफ उसके नेपाल है और दूसरी तरफ उसके बांग्लादेश है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नेपाल के ऊपर जिस कदर चाइना ने तेज़ी के साथ अपना असर और रसूख कायम कर लिया है, चाहे वो मईशत को लेके हो, चाहे वो नेपाल की हुकूमत और सियासत को लेके हो। नेपाल में अब कोई हुकूमत भी चाइना की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती और ना ही आप वहाँ पर अपना इख्तियार कायम रख सकती है। दूसरी सूरत में अगर बांग्लादेश में भी हालात ऐसे हुए और बांग्लादेश की इकानमी कोलैप्स होने के करीब हुई और चाइना ने उसे सपोर्ट किया, तो चाइना उसके बदले में बांग्लादेश से जो मांगेगा वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। क्योंकि सिलगोरी पास इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के दरमियान एक ऐसा पास है जिसके ऊपर चाइना ने आज से ही नहीं बहुत अरसे से नज़र रखी हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वैसे भी चाइनी मुदाखलत पूरी दुनिया के सामने और चाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस खित्ते को इंडिया के साथ तोड़ना चाहता है। लेकिन अगर इंडिया को अपनी बका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ रखनी है तो उसके लिए सिलगोरी पास का इंडिया के कब्जे में रहना और मजबूती के साथ कब्जे में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसी सूरत में मुमकिन होगा जब इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश इन दोनों अतराफ से किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं होगा। और ये खतरा कब नहीं होगा? जब नेपाल और बांग्लादेश की मईशतें अपने अपने पाँव पर खड़ी होंगी और इस मामले के असरात हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे मरहले में मोदी सरकार के लिए एक और इम्तिहान आन पहुंचा है। उनका एक और हमसाया मुआशी मुश्किल हालात में घिर चुका है और चाइना उसको अपने अल्टरनेटर के तौर पर देख रहा है। खित्ते में चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के
सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो सी पैक गिलगित बल्तिस्तान से गुजर है, दूसरी तरफ नेपाल में आए दिन चाइनीज असर और रसूख तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, श्रीलंका की बंदरगाहों के ऊपर चाइना का कब्जा है, और अब अगर बांग्लादेश में भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि चाइना बांग्लादेश में भी आके बैठ जाता है तो फिर सच में इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस सूरत हाल से बचने के लिए इंडिया को अपने मफादात की कुर्बानी देते हुए भी बांग्लादेश की मईशत को बचाना चाहिए, नहीं तो इंडिया का ये एक ऐसा हमसाया जो तीन तरफ से इंडिया का हमसाया है, चाइना के हाथ में चला गया तो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए परेशानियों का बाइस होगा। अब बांग्लादेश की मईशत पर दोबारा आते हैं तो कुछ अर्सा पहले तक, हत्ता के चंद हफ्तों और चंद महीनों पहले तक दुनिया की तरफ से बांग्लादेश की मईशत को पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाकर पेश किया जाता था और बांग्लादेश को इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि आप आज़ाद होकर पाकिस्तान से देखो कितने आगे निकल गए हो, अगर आप पाकिस्तान के साथ होते तो आज आपकी मईशत किस कदर मुश्किलात का शिकार होती। लेकिन अब ऐसा कहने वालों के नज़रियात भी बदल जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश की मईशत का भांडा फूट चुका है और बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर के बड़े कर्जे के लिए दुनिया के उस महकमे से रुजू कर लिया है जिसके नरगे में आने के बाद किसी का बच पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और माहिरीन कह रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ इब्तदा है, अगर आने वाले दिनों में आलमी मईशतें इसी तरह ही दबाव का शिकार रहीं तो बांग्लादेश के लिए कर्ज लेना एक रूटीन बन जाएगा और IMF के चुंगल से निकलने के लिए फिर बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज लुटाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ेंगे। तो सच में बंगालियों के लिए एक मुश्किल वक्त, मुआशी वक्त का आगाज़ हो चुका है। वैसे मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के लिए ये बातें अब नई नहीं रह गई क्योंकि पाकिस्तान का पिछले काफ़ी अरसे से मुश्किल मुआशी वक्त से गुजर रहा था, लेकिन साबका मशरकी पाकिस्तानियों के लिए ये बात नहीं है कि मुश्किल मुआशी हालात कैसे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए और अपने 18-19 करोड़ बंगाल भाइयों के लिए कि वो जल्द अज जल्द इस मुश्किल मुआशी हालात से बाहर आ जाए, चाहे वो चाइना की मदद से आए चाहे वो इंडिया की मदद से आए, लेकिन जल्द अज जल्द उनकी मईशत बहाली की तरफ गामजन हो जाए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।